और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। सुबह 11 बजे के साथ ही सदन की कार्यवाही शुरू हो गई। सत्र के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या समेत सभी सदस्य विधानसभा पहुंचे। पहला दिन हंगामेदार रहा। कांग्रेस ने बीजेपी को विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर घेरा। नेता प्रतिपक्ष आर्या ने कहा कि विधानसभा के पलट पर ये नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था का मुद्दा सदन में उठाएंगे। वहीं संसदीय एवं विधायी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि नियमों और परंपराओं के अनुरूप सदन में सदस्य जो भी मुद्दे उठाएंगे महिलाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। सदन में पेश किया गया है विधेयक। सदन में पेश किया गया है विधेयक। सरकारी नौकरियों में 30% तक आरक्षण। महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सदन में एक विधेयक पेश किया गया है जिसमें 30% तक आरक्षण दिए जाने की बात कही गई है। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है और सदन में सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण की बात कही गई है। नौकरियों में आरक्षण पर विधेयक पेश हुआ है। महिलाओं के लिए अच्छी खबर, सदन में पेश किया गया विधेयक। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत जी, नौकरियों में आरक्षण पर विधेयक पेश हुआ है जो कि महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जहां सदन की कार्रवाई काफी हंगामेदार रही, वहीं राज्य सरकार की ओर से मातृशक्ति को 30% सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने का अध्यादेश यानी विधेयक सदन के पटल पर रखा गया है, जिसमें पहले से ये कोशिश राज्य सरकार की तरफ से थी। कैबिनेट के जरिए इस महिला आरक्षण विधेयक को 30% सरकारी सेवाओं में समायोजन के लिए इसको लाया जा रहा था। हालांकि हाईकोर्ट की बेंच ने इसको स्टे दे दिया था, उसके बाद इसको खारिज कर दिया गया था। राज्य सरकार उस वक्त भी अपनी तैयारियां कर रही थी और महिलाओं को ससम्मान 30% आरक्षण देना चाहती थी, लेकिन इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। तब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा कोई सत्ताएं न जा सके, इसके लिए अपनी विधायिका का इस्तेमाल करते हुए उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज महिलाओं से संबंधित एक विधेयक पेश किया है, जिसमें उसको अध्यादेश यानी कानून बनाकर पारित कर दिया गया है जी। इसमें राज्य सरकार की कोशिश है उत्तराखंड की मातृशक्ति के जद्दोजहद के कारण उत्तराखंड अलग राज्य का एक गठन होता रहा और ऐसे में मातृशक्ति के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। लिहाजा उन्हें 30% आरक्षण मातृशक्ति को स्थायी सेवा समायोजन करने के लिए राज्य सरकार ने विधेयक को सदन के पटल पर पेश किया। जी श्रीनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। आज से शुरू होने वाला विधानसभा सत्र आगामी 5 दिसंबर तक चलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े विधायक और मंत्री विधानसभा सत्र की पहले दिन की कार्रवाई में हिस्सा लेने पहुंचे। बता दें कि सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई भी शुरू हुई। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस द्वारा नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था पर चर्चा के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार बड़ी ही साफ गोई के साथ सदन में अपनी बात रखने जा रही है। जिन मुद्दों पर भी बात होगी, सभी मुद्दों पर साफ गोई से सरकार ने जो काम किया, सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए, तात्कालिक रूप से जिनका वो एक्शन हुआ है, सभी पर हम अपनी बात रखें और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जन सरोकार के मुद्दे उठे। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की गति के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए जो भी मुद्दे हैं वो सदन पर आएंगे और
विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर सदन के सीढ़ियों पर बैठकर हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी, मदन सिंह बिष्ट और भुवन कपाड़ी ने बैनर और पोस्टर लेकर सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन करना शुरू किया। ये संकल्प था सबका, परंतु बीजेपी ने जानबूझ करके गैरसैंण की अनदेखी करना चाहती है और गैरसैंण में सत्र नहीं चलाना चाहती है, जानबूझ करके देहरादून में चलाना चाहती है। ये पहाड़ का अपमान है और पहाड़ के लोगों का अपमान है। एक सपना था लोगों का कि उत्तराखंड बनेगा तो राजधानी गैरसैंण के अंदर बनेगी। ग्रीष्मकालीन राजधानी 2 अक्षरों का शासनादेश जारी करने से ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बन जाती है। ग्रीष्मकालीन राजधानी तब बनती है जब वहाँ पर सत्र चलाया जाए, जब वहाँ पर स्टाफ रखाया जाए, जब सेक्रेटरी वहाँ बैठे, जब विधानसभा के मंत्री और विधायक वहाँ पर बैठे। विधानसभा सत्र के पहले दिन उमेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुझे मुख्य आरोपी बनाने का काम किया जा रहा था। आईओ के मुख्य गवाह पुष्प को मेरा फोटो भेजा, लेकिन पुष्प ने मना कर दिया। वहीं लगातार उनके ऊपर दबाव भी डाला गया। आगे उमेश कुमार ने कहा कि एक महिला जो कि अपने आप को राज्य आंदोलनकारी बता रही है, वह आंदोलनकारी नहीं है, क्योंकि 1990 में सीबीआई ने बताया है कि वह दिल्ली चली गई थी और उसके बाद कई बार जेल भी जा चुकी है। आगे उन्होंने कहा कि हरीश रावत पर भी आरोप लगाते हुए इन सवालों की बौछार लगाई। उन्होंने कहा कि हरीश रावत बताए कि उनके उस महिला से क्या संबंध है और जो अपने आप चुनाव के दौरान उनसे अपना हरीश रावत ने प्रचार प्रसार करवाया। जरूरत नहीं है। मैं अपनी ये मामला जो जागो उत्तराखंड वाले हैं उन्होंने इसका खुलासा किया था। उन्होंने मुझे संपर्क करके बताया कि पुष्प ने उन्हें एक स्क्रीनशॉट भेजा है जिसमें आईओ ने मेरे फोटोज भेज के पूछा कि ये तो नहीं है, और उन्होंने उसको फोन किया कि भाई मुझे लग रहा है यही है। तो पुष्प ने कहा भाई ये नहीं है, और पुष्प ने मना कर दिया। उन्होंने कहा ये तो विधायक खानपुर हैं, मैंने गूगल पे और इंटरनेट पे सर्च करके देख लिया, ये व्यक्ति नहीं है वो जिनकी वो बात कर रहे थे। तो ये पूरा प्रयास था कि भाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उमेश कुमार का नाम इस कांड से जोड़ के इसको फ्रेम कर दिया जाए। मैं तो कहता हूं आप सीबीआई जांच दो ना, अंकिता हत्याकांड में क्यों नहीं देते हो? आप दीजिए, सबके मोबाइल, सबकी सीडीआर निकलनी चाहिए। प्रश्नकाल के दौरान हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया, जिस पर पीठ ने विधायक को आश्वासन दिया है। विधायक का आरोप था कि हल्द्वानी में बड़ी कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसकी 12 बैठकें हो चुकी है और 2 बार डीपीआर भी तैयार की जा चुकी है। करीब 800 करोड़ की यह योजना, एक भी बार स्थानीय विधायकों को बैठक में नहीं बुलाया गया है, जिसको लेकर उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान विशेषाधिकार हनन का प्रश्न रखा। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में तारांकित प्रश्न में जवाब दे। निर्देश मिलते हैं, आज भी हमें पीठ से आश्वासन, कोई भी कालखंड हो उसमें अवश्य पीठ से निर्देश, जब भी ऐसा विशेषाधिकार हनन का मसला उठता है पीठ से निर्देश मिलते हैं। आज भी हमें पीठ से आश्वासन मिला है, क्योंकि हल्द्वानी में एक बड़ी कार्य योजना की तैयारी करी जा रही थी और जो नोडल एजेंसी ये UUSDA है, इसने 12 बैठकें करी, 2 DPR इन्होंने बना दी, और जिसमें सीवरेज और पानी पेयजल की करीबन 800 करोड़ रुपए की DPR बन गई। और एक भी बैठक में सोचिए, प्रोटोकॉल कहता है स्थानीय विधायक को इन्होंने आमंत्रण तक नहीं भेजा। तो तभी उस दिन जब वो माननीय मुख्यमंत्री जी हल्द्वानी आए थे, वो सारा प्रकरण आपके सामने, अन्य भी कुछ चीज़ें उस दिन ऐसी हो गई थी कि वहाँ मुझे अपना विरोधाभास प्रकट करना पड़ा। तो आज मेरे लिए भी, और आदेश चौहान जी का जो मसला है वो और भी गंभीर है। उनको उधम सिंह नगर जिले की पुलिस फोर्स से और वहाँ से बड़ी परेशानी हो रही, तो उन्होंने भी जो उल्लेख करा, तो उसमें हमें पीठ से आश्वासन ही मिला और संसदीय कार्य मंत्री जी से भी आश्वासन मिला है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विधानसभा सत्र के पहले दिन कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने सरकार ने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड में बहुत ही शानदार काम किए हैं। उन्होंने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रारंभ किया, जिस कारण से बहुत तेज रफ्तार से उत्तराखंड का विकास हो रहा है। तमाम क्षेत्रों में उत्तराखंड राज्य प्रगति कर रहा है। आज खुशी की बात यह है कि अभी तक सदन की कार्यवाही व्यवस्थित और सुगम तरीके से चल रही है। आज प्रश्नकाल बहुत सुचारू और प्रभावशाली रूप से चला, जिसमें प्रश्न पूछे गए। आपको किसी इस अवधि में एक देश, एक राशन कार्ड, एक भारत, एक राशन कार्ड,
वो अभियान भी बहुत तेज़ी से चला है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे हजारों राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड का जो अभियान था, मैंने अपने विधानसभा में भी बनाया। और देखिए, उस राशन कार्ड से कोई भी व्यक्ति, उत्तराखंड का कोई व्यक्ति तमिलनाडु भी जाएगा, अस्थायी रूप से प्रवास करेगा महीना 2 महीना, उसको वहाँ राशन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। एक देश एक राशन कार्ड जो यहाँ से लेकर के जाएगा, वो तमिलनाडु के पीडीएस सिस्टम भी उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उस पर उनको राशन वहाँ भी उपलब्ध हो जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रुद्रपुर पहुंचे, जहां स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम सुरेश शुक्ल मूर्ति को माल्यार्पण किया। रुद्रपुर में तिराही के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने तिराही को बसाया और पंडित राम सुमेश शुक्ल जयंती उपलक्ष्य पर सबसे पहले उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। फिर राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और उनके जीवन के आधार पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने सभी वर्ग के लोगों को आभार व्यक्त किया कि स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम सुमेश शुक्ल इस तिराही को बसाने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा और उनके सपना को आज चौमुखी विकास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी के प्रांगण से 5 नवंबर 2021 को कहा कि 21st सेंचुरी और अगला दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड। अभी ये बात पक्की है कि जिस प्रकार से जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर में प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, जिस रास्ते में हम चल रहे हैं, अवश्य ही आने वाले 2025, 2030 और 2047 में अमृत काल के अंदर में जो विकास होगा वो अपने आप में एक अलग ही होगा। संस्कृत प्रोत्साहन समिति ने देहरादून में एक बैठक का आयोजन किया, जिसके अध्यक्ष रुद्रप्रयाग के बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी रहे। मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इस बैठक में संस्कृत विद्यालय के कुलपति को भी आमंत्रित किया गया था, जिसमें सभी अधिकारी मौजूद थे। समिति ने सर्वसम्मति से सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है, जिसमें ये सहमति बनी है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जो दूसरी राजभाषा उर्दू है, उसी तर्ज पर उत्तराखंड में जो दूसरी राजभाषा संस्कृत है, उसी में सभी शासकीय कार्य करवाए जाए। सम्मति से समिति ने एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो उनकी दूसरी राजभाषा है उर्दू, उसी तरह से उत्तराखंड की जो दूसरी राजभाषा संस्कृत है, जो हमारे शासकीय कार्य हैं उसमें उसका प्रयोग हो। जो विधायकों के और सचिवों के लेटर हेड हैं उसमें उत्तर प्रदेश की तर्ज पे हिंदी के साथ संस्कृत में भी उसमें प्रिंटिंग हो। रुड़की के गोल चौराहे पर सीपीयू द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई वाहनों का चालान भी किया गया। सीपीयू के उप निरीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद मॉडिफाई साइलेंसरों को लेकर खास अभियान चलाया गया है। वहीं जिन ई रिक्शाओं या 2 पहिया वाहनों के फिटनेस या प्लेट नंबर नहीं है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अन्य त्रुटियों को भी चेक किया जा रहा है। साथ ही लोगों में वाहन चलाने के प्रति नियम और पालनों के लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। मॉडिफाइड साइलेंसर, रेट्रो साइलेंसर, थ्रेशर हॉर्न और जो ई रिक्शा चल रहे हैं जो बिना नंबर प्लेट के, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिनकी फिटनेस खत्म हो गई है, जिनके पास कागज नहीं है, उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। यातायात नियमों का पालन करने के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सीपीयू रुड़की और यातायात पुलिस मिलकर रुड़की शहर में यातायात नियमों के पालन हेतु लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
सरकार के आदेश पर 10 साल पुराने टेम्पो पर रोक लगाने के विरोध में रुड़की टेम्पो चालकों ने 1 घंटा तक अपनी सेवाओं को बंद करते हुए धरना दिया और सरकार से गुहार लगाई कि जो कानून सरकार द्वारा बनाया गया है उसे वापस ले, क्योंकि सरकार ने इस निर्णय से बहुत से टेम्पो चालकों की रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। वहीं उन्होंने फिटनेस के कागजी कार्रवाई के लिए भी प्राइवेट संस्था को दिए जा चुके उन्होंने विरोध जताया। वाहनों की फिटनेस अनिवार्य करने और 10 साल पुराने डीजल चलित ऑटो विक्रम को बाहर करने के विरोध में देहरादून में विक्रम ऑटो और सिटी बसों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। इसके साथ ही विधानसभा कूच करने पर भी ये सभी वाहन स्वामी पहुंच रहे हैं। देहरादून की सड़कों पर इक्के दुक्के वाहन ही चल रहे हैं। दरअसल परिवहन विभाग ने ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर शुरू कर दिए हैं और वाहनों की फिटनेस अनिवार्य कर दी है, जिसका ऑटो, सिटी बस और विक्रम संचालक विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में आरटीए की बैठक हुई थी, जिसमें 2023 तक 10 साल पुराने डीजल से चलने वाले ऑटो और विक्रम को बाहर करने का निर्णय लिया गया है, जिसका भी भारी विरोध किया जा रहा है। हमारा विरोध ये है कि जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय का 2017 का एक आदेश है कि डबल बेंच का, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ना तो आरटीए ना ही एसटीए कोई आयु सीमा निर्धारित कर सकता है। जब हाई कोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि जो सीमा निर्धारित नहीं कर सकता किसी भी वाहन की, तो इन्होंने जो है ऑटो और विक्रम की सीमा क्यों निर्धारित करके उसे समाप्त करने की कोशिश की गई है, उसके हमें विरोध है। और दूसरा एक मैं आपको बता दूं कि जो फिटनेस सेंटर की मांग कर रहे हैं, आप ये खुद देखो कि डोईवाला में फिटनेस सेंटर खोला गया, जबकि सबसे पहली आपत्ति मैंने डाली थी, उसमें मैंने ई रिक्शा का भी जिक्र किया था, सभी सार्वजनिक यानों का जिक्र किया था। हमारा सेंटर खोलने में विरोध नहीं है, क्योंकि वो केंद्र सरकार की पॉलिसी में है, लेकिन हमारा स्पष्ट आदेश है कि जब तक देहरादून में कोई सेंटर ना खुल जाए, जब तक वहां जाने की बाध्यता ना हो और केंद्र सरकार का जो आदेश हो रखा है नोटिफिकेशन, उसको लागू किया जाए। बाजपुर में बेरिया रोड स्थित रेलवे ट्रैक के किनारे अचानक एक गुलदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और वहां वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं वन विभाग की टीम घटना के समय की सही से जानकारी नहीं दे पा रही है। सुबह सूचना हमको मिली, गुलदार हमको बाजपुर रेलवे ट्रैक पे, लाल कुआं बाजपुर रेलवे ट्रैक पे गुलदार दिखाई दिया। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ट्रेन से टकराकर उसकी मृत्यु हुई है। अभी हम पोस्टमार्टम के लिए उसको ले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद एग्जैक्ट टाइमिंग पता चलेगी। और हमने अभी रेलवे वालों से बात की। रेलवे वालों से बात करने पे ये पता चला है कि रात को 8 बजे से 2:30 बजे के बीच 4 ट्रेनें लाल कुआं से बाजपुर और बाजपुर से लाल कुआं की तरफ गई हैं। तो इसके बाद ये जांच का विषय है। जांच में पता चलेगा कि किस ट्रेन से एक्चुअली पहाड़ में जीवित रहने की चुनौती भी बहुत बड़ी है। अल्मोड़ा के द्वारा हाट के मल्ली मिरई में तेंदुए द्वारा महिला पर हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर साफ देखा जा रहा है कि तेंदुआ महिला पर किस तरह से हमला कर रहा है। गनीमत रही कि महिला की जान बच गई। करीब 4 किलोमीटर पैदल ट्रैक रूट का स्थलीय निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी रुहेला ने वन और पर्यटन महकमे के अधिकारियों को ताल और पैदल रूट में सफाई व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से नचिकेता ताल महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यहां पर विभिन्न स्थानों से पहुंचने वाले पर्यटकों को स्वच्छता को लेकर विशेष रूप से जागरूक किए जाने के साथ ही सफाई की बेहतर व्यवस्था बनाई जाए, ताकि ताल और आसपास के स्थानों पर स्वच्छता बनी रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों और नचिकेता ताल स्थित चौरंगी खाल निकट चौदिया याट गांव के भौलजा नामित लोर में मनरेगा और अंतर्गत जल संरक्षण और संवर्धन के तहत निर्मित अमृत सरोवर तालाब का स्थलीय निरीक्षण किया। हरिद्वार में सिडकुल थाना पुलिस की लापरवाही सामने आई है। रेप के 10,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस की हिरासत से आरोपी फरार हो गया और पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा।
दरअसल पुलिस सिडकुल थाना क्षेत्र के हजार ग्रांट गांव में इनामी आरोपी वाजिद को गिरफ्तार करने पहुंची थी। जैसे ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया तो आरोपी के परिवार की महिला ने पुलिस को घेर लिया और इसी बीच आरोपी वाजिद मौका पाकर फरार हो गया। पुलिस ने काम में बाधा डालने वाली महिला के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की पिछले कई महीनों से तलाश कर रही थी। सिडकुल थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 3 आरोपियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था। देखिए, ये रेप का केस और काफ़ी समय से वांछित था। इस पर 10,000 का इनाम भी था। क्योंकि सूचना मिली थी कि वहां आने की संभावना है, तो उसमें पुलिस टीम गई थी, तो उनके परिवारजनों द्वारा और उसमें विरोध करके उसको छुड़ा लिया गया, जो अभी पूरी जानकारी मिली है। इसमें प्राथमिक जांच के आदेश एसपी क्राइम को दे दिए गए हैं, जो आज रिपोर्ट देंगे इसमें कि किसी स्तर की कोई लापरवाही पुलिस से हुई है, और साथ ही साथ जो बदमाश फरार हुआ उसको तत्काल गिरफ्तार करने के लिए बताया गया। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।